नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी और मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल द इनक्रेडिबल गुरुकुल पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यहां पर इसमें सीरीज़ लेकर आए हैं अपनी इस वीडियोज़ में, जो कि हमारी सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट और जितने भी टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं बेसिकली सभी के लिए साइकोलॉजी का अभी हम पार्ट कवर कर रहे हैं। इसकी एक धुआंधार प्रैक्टिस चल रही है और आज भी मैं आपको उसी सीरीज़ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि हमारे पुराने कई सारे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और आगे भी इन एग्ज़ाम्स में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की और आपके लिए सीडीपी का जो सब्जेक्ट है वो आपको टफ लगता है या फिर आसान लगता है या आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, तो पता नहीं अब नए वाले में उसको शायद ब्लैक भी कर दिया, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, आप इतने समझदार तो हैं ये जगह, अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो आपको पता होता है कहाँ पर है वो, और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में आज के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, या फिर औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन गलत है। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। लड़की लड़कों का यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। भाई, गाँव के बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है ना, वो शहर वाले हो सकता है एक बार को ना पकड़ पाए, और सेम ऐसे उल्टा भी है। ठीक है, तो मीन सबकी अपनी अपनी वैयक्तिक भिन्नताएं होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, जो कि कहता है कि उन बच्चों में पाई जाएगी ऐसी निर्योग्यताएं जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। सबके साथ नहीं है, प्रायः प्रायः ऐसा होता है। विशेषता यानी स्पेशली उन बच्चों के उन ऐसे बच्चों के साथ जरूर होता है जिनके पेरेंट्स के साथ कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं। हाँ, अगर यहाँ पर आप सोरेनसन वाला जो फैक्टर है उसको अगर आप दूर कर दें, यानी लॉ ऑफ रिग्रेशन अगर आप हटाकर बात करें तो। अच्छा, लॉ ऑफ रिग्रेशन क्या होता है उसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, और यह देखो, आप जो भी चाहते हो, अगर आपको किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियोस चाहिए, अगर आपको टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो हम यहाँ पर आपको दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बच्चा जो डैश से ग्रसित है वह 100 और वाज और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। 100 को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर। बेसिकली है कि ये जो परेशानी उन बच्चों के साथ में होगी जिनको पठन विकार है। कौन सा विकार है? पठन विकार है। पठन विकार यहाँ पर कौन सा है? डिसलेक्सिया। कौन सा है? डिसलेक्सिया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये वो वाले बच्चे होते हैं जिनको बी और डी में अंतर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पी और क्यू में थोड़ा अंतर, यानी एक जैसे जो दिखने वाले जो शब्द होते हैं उस पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी ओ और ज़ीरो में जल्दी अंतर नहीं महसूस कर पाते, उसको नहीं बता पाते। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप चाहते हैं यार उस वाले टॉपिक की आपको पूरी वीडियो मिल जाए तो आप बता देना, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी वीडियो। नेक्स्ट कहता है चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं: प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण और श्रेणीकरण। थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया है, हल्का सा ठंडी ठंडी से जो है वो हवा में आ चुकी है ठंडक, तो इसी वजह से थोड़ा शरीर अभी साथ देने की थोड़ी कोशिश नहीं कर रहा है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है कि सूचना प्रक्रमण सिद्धांत यानी कि इन्फॉर्मेशन जो होती हैं उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप होते हैं, पहला कौन सा होता है, बाद में कैसा हो कौन सा होता है। यहाँ पर हमें 4 दे रखे हैं। पहला तो दे रखा है एप्लीकेशन, यानी कि प्रतिक्रिया को किस तरीके से देना है, उसको अप्लाई करना है वो। फिर उसके बाद दे रखा है सिलेक्शन, कि कौन सी प्रतिक्रिया करनी है। तीसरा कह रखा है पूर्व प्रक्रमण, यानी कि पहले कुछ क्या ऐसा हुआ है, यानी इसे हम देखेंगे कि इसे हम प्री कॉग्निशन के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, क्या पहले कभी कुछ ऐसा संज्ञान में आया था क्या। और चौथा है क्लासिफिकेशन। क्या है? क्लासिफिकेशन। तो इन चारों में से कौन सा स्टेप आपका पहला होगा? तो सबसे पहले तो जो भी चिंतन होगा उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि जो भी आपके साथ अभी हो रहा है क्या पहले कभी ऐसा हुआ है क्या। सबसे पहले आपका स्टेप आएगा प्री कॉग्निशन वाला स्टेज। ठीक है, जहाँ पर आपका मस्तिष्क पुरानी किसी घटना में इसे चेक करेगा कि क्या कुछ ऐसा पहले हुआ था।
अगर कुछ हुआ था उस पर आपने कौन सी प्रतिक्रिया दी थी, यानी वो कैसा था, वो अच्छा था उसका एंड या फिर बुरा था, मीन्स आप उसे क्लासीफाई करेंगे बाद में। फिर आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको इसमें प्रतिक्रिया कौन सी देनी है, लास्ट में आप उसे अप्लाई करेंगे वाली प्रतिक्रिया को आप दे देंगे। मीन्स पहले आप करेंगे प्री कॉग्निशन मीन्स ग, फिर सेकंड आप करेंगे क्लासीफाई घ, उसके बाद आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप उसको अप्लाई करेंगे। मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कहता है प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं भाई? क्या वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, फिर अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते? तो भाई देखो, इसमें पहला जो आंसर है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, बाकी के 3 आंसर आपके गलत हैं। जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो अपने निर्णय यानी अपने खुद के जो निर्णय होते हैं वो खुद ले सकते हैं, ठीक है। शिक्षकों से स्वतंत्र होना इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। टीचर्स की जरूरत हर किसी को पड़ती है, ठीक है, क्योंकि एक ZPD होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि वाइगोत्स्की साहब ने दिया था। और इन्होंने बताया था कि कोई भी बच्चा जो चाहे वो प्रतिभाशाली हो या ना हो, एक अपना एक उसका खुद का जेनर होता है, खुद का अपना एक जोनर होता है जहाँ पर वो काम को कर सकता है। कुछ ऐसे भी काम होता है जो खुद नहीं कर सकता, उसके लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं ZPD पर भी अगर आपको डिटेल वीडियो मिल जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि आंशिक पुनर्बलन यानी समय समय पर इंटरवल के साथ दिया जाने वाला रीइंफोर्समेंट, पहला ऑप्शन कहता है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, या सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, या वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, या फिर पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। आंशिक पुनर्बलन यानी समय समय पर दिया गया जो पुनर्बलन होता है वो सतत की अपेक्षा यानी कि लगातार की अपेक्षा कभी कभी दिया जाना हमेशा अधिक प्रभावी होता है। क्योंकि अगर आप सतत पुनर्बलन देंगे तो उससे ना आप उसके अंदर अधिगम का संचार तो बाद में करेंगे, उसके अंदर ना अभ्यस्तता का संचार पहले होगा, ठीक है, अभ्यस्तता का संचार पहले होगा। तो हमें उसे हैबिचुअल नहीं बनाना, हमें उसका संज्ञान में वो चीज़ डालनी है। तो अधिक प्रभावी कौन सा होगा? जब आप उसे टाइम टाइम पर आप उसे पुनर्बलन देंगे। अब ऐसा सोचो कि एक बच्चा जो कि बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है, जो कि हमेशा 100 आउट ऑफ 100 लेकर आता है, ऐसे बच्चे को अगर आप लगातार यानी हर बार अगर आप उसको एक रीइंफोर्समेंट देते रहेंगे तो बच्चा ना उसका थोड़ा सा अभ्यस्त हो जाएगा। हो सकता है कि वो फिर बाद में प्रेशर हैंडल करना ना सीख पाए, ठीक है। ऐसे बच्चों में थोड़ी प्रेशर हैंडलिंग की समस्या होती है। जब बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और उसको लगातार उसके लिए रीइंफोर्समेंट मिलती है, तो अब ऐसे में मान लो उसे रीइंफोर्समेंट नहीं मिले किसी टाइम पर, या मान लो पेरेंट्स भूल गए, टीचर्स भूल गए, तो हो सकता है बच्चा उस बात को दिल पर ले ले। आंशिक पुनर्बलन में क्या होता है कि जब कभी ऐसे परफॉर्मेंस होती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें उस बच्चे को इंटरवल के बेस पर यानी थोड़े थोड़े समय के बाद में उसको वो पुनर्बलन जो होता है, जो रिइंफोर्समेंट है, उसको दी जाती है, ठीक है। ये पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी है भाई। देखो वहाँ पर भी अगर मान लो कि बच्चे अगर आप क्या कहते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो या परेशान कर रहा हो और आप उसे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं, मतलब आप उसे बार बार डांटते हैं और लगातार डांटते हैं हमेशा, तो हो सकता है कि वो उस डांट का कैसा हो जाएगा, वो अभ्यस्त हो जाएगा, ठीक है। और अभ्यस्त हो जाएगा तो उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे नहीं होते, बुरे भी बहुत होते। तो जब ज़रूरत हो तभी डांटो, जब ज़रूरत हो तभी प्यार करो। तो इससे जो है वो हमारा जो अधिगम है वो ज़्यादा प्रभावी होगा। अगला क्वेश्चन में कहता है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, क्या उनको डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम होती है, या डिस्थीमिया की होती है, डिस्कैल्कुलिया की होती है, फिर डिसलेक्सिया की होती है? ऐसे बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, उनको डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम होती है, उनको लिखने में कठिनाई होती है। किसमें? उनको लिखने में कठिनाई होती है, ठीक है, लिखने में कठिनाई होती है, उनको हम डिस्ग्राफिक बच्चे बोलते हैं। डिसकैल्कुलिया का मतलब है कि गणना करने में यानी मैथ्स करने में प्रॉब्लम्स होती है, तो हम उसे डिसकैल्कुलिया बोल देते हैं। और अगर बच्चा पढ़ने में प्रॉब्लम कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे डिसलेक्सिक बोलेंगे। डिस्थीमिया क्या है, ये ज़रा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि डिस्थीमिया कौन सी बीमारी होती है, उसके अंदर किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है। अगर आप कमेंट करेंगे, आपका कमेंट अगर बहुत अच्छा होगा तो आपको उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है, ठीक है। तो फटाफट कमेंट कीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं? क्या जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव? बड़े बड़े साधु संत इसके लिए परेशान रहते हैं। दुश्चिंता, स्वयं से सरोकार, हाँ ये हो सकता है। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव,
नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। आत्मसिद्धि के भाव, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है अभी किशोरों की अवस्था के लिए, क्योंकि किशोर का जो मस्तिष्क होता है वो कैसा होता है, वो तूफान उसके अंदर चल रहा होता है। तो तूफान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसे दुश्चिंता भी हो सकती है और स्वयं से सरोकार भी वो कर सकता है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल यानी फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल्स यानी ऐसे स्किल्स जिसमें आपके बॉडी के छोटी हड्डियों का, छोटी मांसपेशियों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। क्या फुदकने में, दौड़ने में, लिखने में या चढ़ने में। अब देखो, छोटी मांसपेशियों की बात की तो हम सभी समझ सकते हैं कि लिखने में, जिसमें उंगलियों के टिप्स का, किसका, फिंगर का इस्तेमाल हो रहा है, फिंगर की बोन्स का यूज़ हो रहा है, फिंगर की मसल्स का यूज़ हो रहा है, तो ये हमारी कैसी है, फाइन मोटर स्किल्स है। ठीक है, फाइनोग्रॉस क्या होती हैं, ये आपको अगर जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। इसके सेपरेट वीडियोस में आपको प्रॉपर बना के दे दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। अगला क्वेश्चन कहता है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। क्या यह है सहयोगात्मक समस्या समाधान, या प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, या प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने बच्चे की सहायता ना करना, और चौथा कहता है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत, इसकी बात अभी हमने पीछे ही किसी क्वेश्चन में की थी कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था आपको, ZPD का इन्होंने सिद्धांत दिया था। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन्होंने बताया था। उसमें इन्होंने बताया था कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको अगर एक गाइड मिल जाता है तो आप उस प्रॉब्लम के एक अच्छे लेवल पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो मीन्स और सहयोगात्मक समस्या समाधान जो है वो आपके यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्यों नहीं होंगे, कि व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना यानी होमवर्क देने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता। वाइगोत्स्की इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलते हैं। प्रारंभिक व्याख्या यहाँ तो देखो ऑप्शन में ही ना आ गया है, तो ये तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो गया, ऑप्शन गलत है। और उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं इनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तो एक कम वाले बुद्धि लब्धांक के साथ में, यानी कम IQ वाले के साथ में, लेस IQ के साथ में मोर IQ वाला बच्चा ज़्यादा सीखेगा या कम सीखेगा, ये बात आप अपने आप ही समझ सकते हैं। इसका उल्टा होता तो ये भी एक ऑप्शन बन सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारा कह रहा है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाई भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो स्वनिम है। मीन्स उसके साउंड है, उसके जो स्वर का जो एक धुन होती है जिसे हम धुन कह सकते हैं, ये वो वाली चीज़ है। ठीक है, और ये फोनिक्स इसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या है। तो यहाँ पर जो मानसिक आयु निकालने का जो फॉर्मूला है वो है IQ = MA/RA × 100। MA का मतलब है मेंटल एज, क्या है, मेंटल एज, और R का मतलब है रियल एज। यहाँ पर बच्चा कितने साल का है, 16 साल का है, यानी 16 नीचे आ जाएगा। मेंटल एज हमें निकालनी है, × 100 = और हमारा IQ कितना है, 75। इस वाले सॉल्यूशन को आप कर लो। MA = 75 × 16/100। चलो 25 से डिवाइड करते हैं, गया 3 बार, ये गया 4 बार, और 4 से 16 गया 4 बार, तो 3 चौके कितना हो गया, 12 वर्ष। कितना हो गया, 12 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। जो आपका IQ के जो मार्क्स हैं, यानी IQ जो है, इंटेलिजेंट जो क्वोशेंट है, वो शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं क्या, क्या पूरी तरह से होते हैं, या उच्च तरीके से होते हैं, मध्यम होते हैं, कम से कम होते हैं। वही देखो, पूरी तरह से तो नहीं होते, क्योंकि बुद्धि लब्धांक में बच्चे के दैनिक कार्य भी आते हैं। कौन से दैनिक कार्य भी आते हैं, अपेक्षाकृत शैक्षिक कार्य के। ठीक है, तो शैक्षणिक निष्पादन में उच्च इसका संबंध हो सकता है, लेकिन पूर्ण हो ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। सबसे ज्यादा कौन सी चीज ऐसी है जो मोटिवेट करेगी लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। पहला कह रहा है बाह्य कारक, यानी आउटर जो मोटिवेशन होती है। दूसरा कहता है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, यानी हार का जो डर होता है वो भी कई बार जीत की तरफ ले जाता है। तो क्या ज़्यादा मोटिवेशन कर देगा, या बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या फिर लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। भाई ये जो वर्ड है ना, व्यक्तिगत संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन अगर वर्ड है आपके साथ में तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका
राइट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, सिवाय यानी ऐसा कौन सा है जो नहीं देता है, बाकी तीन तो देते ही देते हैं। पहले कह रहा है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, ये भी ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है, ये भी ठीक है, इन्होंने बताया था हार्वर्ड गार्डनर ने। अच्छा, ये सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसको मल्टीपल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और उन्होंने बताया था कि जो इमोशनल जो इंटेलिजेंस है और आपकी जो नॉर्मल इंटेलिजेंस है, उन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये जनरल वाली है और ये इमोशनल वाली है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। और चौथा कहता है कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है। भाई संक्रियाएं नहीं है, ये बुद्धि ही अलग अलग तरीके की होती है। संख्याओं का एक विशिष्ट समुच्चय किसने बात की थी? ये की थी बहुकारक बुद्धि सिद्धांत के लिए, यानी आपके जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने भी इसके बारे में बात की है, गिलक्रिस्ट ने भी इसके गिलफर्ड ने भी इसके बारे में बात की है। थोड़ा मैं क्रिकेट ज़्यादा देखता हूँ कभी कभी, तो एडम गिलक्रिस्ट का नाम आ रहा था। पर चलो कोई नहीं, कैरियर भी अच्छा है कि जब भी कभी आप किसी और अधिगम को आप किसी दूसरे अधिगम के साथ ट्रांसफर करने की कोशिश करते हो तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला कैसा था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये नेगेटिव है बेसिकली, क्योंकि वो सही आंसर की तरफ नहीं लेके जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक समान, यहाँ पर एक आएगा, ये एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? यानी 2 बच्चे हैं जिनमें से एक को तो अमीर परिवार में रख दिया गया, दूसरे को गरीब परिवार में। अब ये कह रहे हैं कि क्या उनके आईक्यू लेवल पे क्या फ़र्क पड़ा। पहला कह रहे हैं निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ये ज़रूरी नहीं है भाई। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ये कहाँ लिखा है कि अमीर ही कम मार्क्स प्राप्त करेगा और गरीब ज़्यादा करेगा? तो यानी ये दोनों चीज़ आपकी गलत है। तो मिस आपको जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपको बिल्कुल ठीक है कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं कर सकता भाई। ये बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं कर सकता। किसको प्रभावित कर सकता है? उसके सीखने के तरीके को कर सकता है, उसका जो शिक्षण को प्रभावित कर सकता है। एक बार को ये जब बच्चे के पास में ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, कम रिसोर्सेज होते हैं, तो कई बार क्या होती है, बाधाएं आ जाती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहते हैं सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर सीखने के लिए आकलन है, ठीक है, यानी इवैल्यूएशन फॉर लर्निंग। किसका ध्यान रखता है? सिवाय। सिवाय का मतलब है इसमें जो गलत है उसको हमें बताना है। विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकता और विद्यार्थियों की त्रुटियाँ। तो सीखने के लिए आकलन जो है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता, ठीक है, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता। भैया बच्चे के पास में पेंसिल कम है या किताबें कम है, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, यानी इस आकलन से क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। तो पेंसिल कॉपीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? सशक्त विद्यालय यानी कि चाहता है एक पावरफुल जो स्कूल है वो क्या देखेगा एक टीचर में सबसे ज़्यादा? पहला क्या उसकी मेमोरी पावर देखेगा, या उसका डिसिप्लिन देखेगा, या उसकी कंपटीशन वाली जो एटीट्यूड है यानी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति उसको चेक करेगा, या परीक्षण करने की प्रवृत्ति यानी कि वो कॉपीज को कैसे चेक करता है या फिर वो कैसे टेस्ट लेता है। तो भाई देखो किसी भी स्कूल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ के टीचर ना कंपटीशन ओरिएंटेड हो। कैसे हो? कंपटीशन ओरिएंटेड हो। यहाँ पर कंपटीशन की बात कौन सी हो रही है? हेल्दी कंपटीशन की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर हेल्दी कंपटीशन की बात हो रही है। कोई भी जो संस्था होती है वो क्या चाहती है कि उसके जो एम्प्लॉय हो वो एक कंपटीशन वाले क्या कहते हैं उसे कल्चर है उसको क्रिएट करे, कि ऐसा इन्वायरमेंट दे जहाँ पर बच्चे को कंपटीशन जैसा फील हो, ठीक है। तभी तो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की प्रवृत्ति क्या प्रदर्शित कर रही है? क्या वह राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही, या इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, या क्या अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबरा गई है, या मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है? तो देखो यहाँ पर जो राधिका से क्वेश्चन पूछा और कोई उत्तर नहीं मिलने पर तुरंत चली गई। पहला तो शब्द यहाँ पर ध्यान दोगे आप, तुरंत, ठीक है।
और दूसरा, जब मोहन भी उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो अपने प्रश्न के शब्दों को बदल रही है। तो भाई अगर शब्दों को बदलना था तो राधिका के लिए बदल देती, मोहन के पास जाने की क्या जरूरत थी। तो मीन से मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रोड़ीबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ये आपका जो आंसर है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है? पहला, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, या शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, या पुरुष और महिलाओं शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, या विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से इसका पालन करना। हम चाहते हैं कि विद्यालय में लिंग भेदभाव कम से कम हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि टीचर्स अगर कोई ऐसा लैंगिक भेदभाव अगर कोई करते हैं तो उस पर संज्ञान जो है उसे सख्ती के साथ लिया जा सके। ऐसा करके आप एग्जाम्पल सेट करते हैं एक स्कूल में, और उसके बाद में वो स्कूल आपका और भी ज़्यादा सशक्त हो जाता है लिंग भेदभाव के पक्ष में। ठीक है, बाकी के तीनों जो ऑप्शन है वो आपके थ्योरेटिकली बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? क्या प्रतिदिन 5 रुपये देना? बिल्कुल गलत है। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। भाई आप फोर्स नहीं कर सकते ना किसी को। यू कैन टेक अ हॉर्स टू अ पॉन्ड बट कांट लेट हिम मेक ड्रिंक वाटर। आप एक घोड़े को तालाब तक ले तो जा सकते हैं, लेकिन आप उसे पानी पीने पर विवश नहीं कर सकते। तो कानूनन दंडनीय अपराध ये मतलब नहीं बनता। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चे को लेकर, भाई देखो ये तो फिर शोषण हो गया ना एक तरीके से। बच्चा ना आना चाहे, बच्चा भाग जाए बेचारा खेतों में, तो आदमी क्या खेतों में उसके पीछे पीछे भागेगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। आवासीय विद्यालय खोल दो भाई, बच्चा आएगा स्कूल में, यहीं पे आकर रहेगा और उसको कोई ज़्यादा परेशानी है तो उसके रहने का खाने पीने का इंतजाम कराओ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। वीडियो पसंद आ रही है तो देखो इसे लाइक करते रहे ना, ठीक है, और शेयर भी कर लो अपने बाकी दोस्तों में, ताकि थोड़ा सा हमें भी थोड़े मेंटल सपोर्ट मिलता है। ये क्वेश्चन कहता है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। सिवाय मतलब कौन सा पर गलत है वो बताना है। क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, या फिर अभिभावकों की भागीदारी। समावेशन का मतलब है लोगों को एक करना, यानी सबको एक ही क्लास में बैठाना। जो अलग अलग जो निशक्त बच्चे हैं, जो सशक्त बच्चे हैं, उनको भी एक साथ ही बैठाकर उनको शिक्षा देने का प्रयास करना समावेशी शिक्षा का आपका एक इसका उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पर जो पृथक्करण है, पृथक्करण का मतलब क्या होता है कि भाई लड़के लड़कियों को अलग अलग कर दो, ठीक है, गरीब अमीर को अलग अलग कर दो। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अलगाव आ रहा है। कौन सा आ रहा है? अलगाव आ रहा है। तो भाई अलगाव को प्रमोट नहीं करता समावेशन, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर, यानी कि उसका आउटकम किस तरीके का आ रहा है, उसके स्तर को बढ़ाने के लिए हम किस तरीके से हम ऐसे औचित्य स्थापित कर सकते हैं। पहला कह रहा है कि सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, और या फिर यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन। अब क्या है देखो कि हम चाह रहे हैं कि किसी एक स्कूल में प्रैक्टिकल तौर पर उस बच्चे को कुछ सिखाया जाए। क्या सिखाया जाए? प्रैक्टिकल तौर पर उसको कुछ सिखाया जाए। सपोज कीजिए कि बच्चे को हमने सिखा दिया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, ठीक है, थ्योरेटिकली तो हमने बता दिया, लेकिन अब रियलिटी क्या है देखो हमारे भारत की, कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ना, जो इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर्स हैं, ये बड़ी ही ज़्यादा दुविधा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को भी अपने घर का बिजली का बल्ब बदलना नहीं आता। ठीक है, एक सिविल इंजीनियर को नहीं पता कि मोटार का मसाला कैसे बनाते हैं। एक कंप्यूटर इंजीनियर को नहीं पता कि उसके अंदर जो एसएसडी है या एचडीडी है उसका पता कैसे लगाते हैं। तो मैं जो उसको बेसिक्स है ना उसको भी नहीं आता, जो इसका पूरे एक परफेक्शन वाली क्लास लेकर बैठा हुआ है। तो मीन्स क्या है कि हर किसी व्यक्ति के अंदर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। आप मछली को पेड़ पर चढ़ाना नहीं सिखा सकते, तो अब ऐसे में क्या करना होता है कि हम उसके सामने ऑप्शन दे देते हैं, भाई आप इसमें से ये भी चुन सकते हो, आप इसमें से ये भी चुन सकते हो। मीन्स वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ये क्या करता है? वैयक्तिक भिन्नता को संतुष्ट करता है। ज़रूरी नहीं कि खिलाड़ी को मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूले याद हों, ठीक
ठीक है। और ये ज़रूरी भी नहीं कि एक सिंगर जो कि आगे चल के एक सिंगर बनेगा, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे साइंस की इक्वेशंस को याद करें। ठीक है। तो मीन्स क्या है कि ये रियल लाइफ है और ये आपकी थ्योरेटिकल लाइफ है। तो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। विद्यार्थियों का आप पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए सामग्री का आप चयन कर रहे हैं, तो क्या विद्यार्थियों का बहिष्करण हो? गलत आंसर। अन्य शिक्षकों का समावेशन आप करेंगे? कोई ज़रूरत नहीं है। अभिभावकों का आप समावेशन करेंगे? कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो विद्यार्थियों का समावेशन होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आप क्या चाह रहे हैं? किसी पर्टिकुलर जो सुरेश नाम का कोई बच्चा है, सुरेश के आप पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, तो उसके पोर्टफोलियो के लिए आप उसके लिए जो सामग्री का आप यूज़ करेंगे, उसके लिए सुरेश का भी तो होना ज़रूरी है ना। सुरेश तभी तो बता पाएगा सारी चीज़ों को। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है आपको बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से अंतः विषयीय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ ये है। अंतः विषयीय अनुदेशन यानी कि विषय के अंदर कोई भी आप जो डायरेक्शंस दे रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या होगा कि विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। गलत है ये। पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, इससे शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। बिल्कुल गलत है। चौथा आपका यहाँ पर ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका यहाँ पर ठीक है। विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे संदर्भों में। तो मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे कहता है शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। यानी एक ऐसा काम जो समस्या समाधान के लिए गलत है। मुक्त खेल के लिए समय देना, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना, ये भी बिल्कुल ठीक है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, ये गलत बात है भाई। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य खुद करने की कोशिश कर रहा है तो उससे परिपूर्णता की अपेक्षा आप नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, समस्या समाधान कर रहा है। तो ऐसा करके आप उसे बाधित करेंगे, उसके लिए मजेदार नहीं, उसके लिए प्रेशराइज्ड वाली चीज़ हो जाएगी, दबाव बनाएगा ये। मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना, ये तो उसके लिए पॉजिटिव चीज़ है। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहते हैं कि वो शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास कौन सा अभिविन्यास होता है, उनके पास कौन सी अप्रोच होती है, कौन सी ओरिएंटेशन है उसमें। ये क्या बच्चा क्या कर रहा है, समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा का प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी चाह रहे हैं कि इन्होंने जितना भी ज्ञान सीखा है उसको ये चेक भी कर सके, उसको ये परफेक्शन की तरफ भी उसको ले जा सके। तो पहले कह रहे नैपुण्यता, यहाँ पर क्या है कि आप उस चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। ठीक है, पहला तो हो गया परफेक्शन वाला ओरिएंटेशन। दूसरा कह रहे हैं निष्पादन उपागम, यानी यहाँ पर आपको परफेक्शन के सॉरी आप यहाँ पर इसमें क्या कर रहे हो कि आप यहाँ पर एक उसका ना रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप उसका रिजल्ट देखने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या शैक्षणिक दक्षता, अब दक्षता जब आप देखोगे तो आप उसकी परफॉर्मेंस भी आप चेक करना चाह रहे हो ना, परफॉर्मेंस। तीसरा कह रहे हैं निष्पादन परिहार, यानी परफॉर्मेंस से दूर रहना। और चौथा कह रहा है कार्य परिहार, यानी कार्य से दूर रहना। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका बिल्कुल यहाँ पर ठीक होगा। कैसा होगा कि यहाँ पर आपका जो अप्रोच है वो कैसा है, आप चाह रहे हैं कि आप उस चीज़ में स्किल्ड हो जाएं, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सकारात्मक वातावरण निर्मित करना है, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, समूह गतिविधियों के दौरान समाज वित्त के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए, या फिर सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए। पर देखो बच्चे को क्या चाहिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट में कि उसका किसी भी तरीके से कोई विभेद ना हो और हर बच्चे के लिए समान लक्ष्य हो, तब बच्चा ऐसे माहौल में अच्छी तरीके से फलता फूलता है, अच्छी तरह से पनपता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार या मेरा प्रिय मित्र। सबसे ज़्यादा पास एक प्राथमिक क्लास के बच्चे के लिए, एक नर्सरी क्लास के बच्चे के लिए क्या है, जहाँ पर उसने अपना जीवन का एक अधिकांश पल बिताया है, वो है उसका मेरा परिवार। ठीक है, तो परिवार इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। विद्यालय में तो उसने अब आना शुरू किया है, पड़ोस से उसका बहुत ज़्यादा भी ताल्लुक जो है वो नहीं हुआ है, संबंध नहीं हुआ है, और प्रिय मित्र तो अभी उसने एक तरह से देखा जाए तो बनाया ही नहीं है।
तो मेरा परिवार यहाँ पर पहली चीज़ होगी, पहली प्रायोरिटी कौन सी होगी? मेरा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चा जो गलती कर रहा है उसमें कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, यानी बच्चा अपनी गलती को खुद सुधार सकता है, इसलिए शिक्षक को तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। दूसरा कह रहा है एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, यानी वो कक्ष में जो बच्चे हैं उनकी सारी गलतियों को नहीं सुधार सकता शिक्षक, तो ये शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपकी बिल्कुल सही अप्रोच है कि अगर कोई भी टीचर, यानी हम और आप जब टीचर बनते हैं और अगर हम उस बच्चे की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो मीन्स हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसे, वो फेल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? पहला कह रहे हैं समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। दूसरा कह रहे हैं समस्या मौलिक होती है। तीसरा कहता है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। और चौथा कहता है समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होती है। समस्या समाधान उपागम में एक विशेष चिन्ह होता है वो ये है कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया गया होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो हिंट होता है वो यहाँ पर दिया होता है और उसी हिंट के बेस पर ही हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे वो आज के वो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे इस टेस्ट सीरीज़ के हैं, और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहले भी कई बार आपके बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना इस चैनल को भी, और सब्सक्राइब कर लेना हमारे इस चैनल को। ठीक है, ताकि हम आपको इस तरीके से जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार देते रहें, और आपकी जो एक सफल जो सीटेट की आपकी जो परीक्षा है उसके आपकी सफलता की हम हार्दिक कामना करते हैं। चाहे वो सीटेट की बात हो, चाहे वो एस्टेट की बात हो, आप अपनी प्रैक्टिस को ना लगातार करते रहिए। देखिए आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आखिरी समय पर इन चीज़ों को बहुत आसानी से दोहराना। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, यानी जय हिंद, वंदे मातरम।